Hello, my dear students, and of course, the parents who are checking out this lecture. 10th standard through, and now we are entering into an altogether new world. 11th standard, and lot of students, if you ask them, who have passed, who have cleared, who are promoted from 10th to 11th into science stream, they will say engineering करना है और इंजीनियरिंग करना है तो कैसे करना है, कौन सी एग्जाम देना है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। जैसे कि हम कोई क्रिकेट की मैच है, आईपीएल चलता है, तो पिच के ऊपर डिपेंडेंट, हमारे प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट, टॉस के ऊपर डिपेंडेंट हम चीज़ें डिसाइड करते हैं कि पहले बैटिंग लेना है या बॉलिंग लेना है। फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि 20 ओवर में कैसे फील्डिंग लगानी है, सपोज पहले फील्डिंग आई तो फिर बैटिंग कैसे करनी है ताकि वी चेज द टारगेट पॉजिटिवली। सेम इज फॉर engineering entrance, rather same is for any type of entrance which you are going to give after 12th standard। लेकिन फर्क यह है कि 2020 की मैच 3 घंटे में खत्म हो जाती है और यहाँ पे आपको 2 साल काम करना पड़ता है। we expect 2 years of complete dedication and devotion from all the students who want to realize their dreams, who want to turn their dreams into reality। तो जैसे क्रिकेट में होता है, ठीक वैसे ही हमको हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम होने चाहिए। जैसे हमको मालूम है हमारे टीम का ये प्लेयर अच्छा खेलता है, ये प्लेयर जो है ये गड़बड़ करता है, स्पिनर्स को नहीं खेल पाता है, सो उसी तरीके से हम सब कुछ शेप करते हैं। ठीक वैसे ही आपको 11th स्टैंडर्ड में आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्लियरली अपने आप समझते हुए, क्योंकि ये ना मैं समझ सकता हूँ बहुत क्लियरली ना आपके पेरेंट्स, लेकिन आप डेफिनेटली समझ सकते हो। यू आर द 2020 kids who actually really understand themselves much better than we used to do when we were in 10th standard possibly। तो उसको समझने की एक प्रोसेस है, उसको समझने का एक तरीका है, वो हम सिखाएंगे, समझना आपको है। तो ये इंट्रोडक्शन क्यों है सब? तो ये इंट्रोडक्शन इसलिए है कि आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं और जिनको 12th स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग करना होता है, लेकिन क्यों इंजीनियरिंग करना है, तो इसका आंसर उनके पास बड़ा अजीबोगरीब होता है कि मेरे ये रिलेटिव ने इंजीनियरिंग किया और वो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके शिकागो में बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, इसलिए मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है। दूसरा कोई बोलता है मुझे आईटी में इंजीनियरिंग इसलिए करना है क्योंकि मुझे मोबाइल बहुत अच्छे से ऑपरेट करते आता है। तीसरा कोई तो भी बोलेगा मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा आता है, वो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है क्योंकि मुझे कार में बहुत दिलचस्पी है। तो फ्रेंड्स, माइंड वेल, दिलचस्पी होना, पैशन होना, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ 2 साल की कंसिस्टेंसी होना ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास सही में पैशन है और आपको सही में इंडिया के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ये कोर्स को एडमिशन लेनी है, तो सिर्फ इंटेलिजेंस होके नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर द स्पर ऑफ द मोमेंट पैशन होके नहीं चलेगा। 2 साल का कंटिन्यूस डेडिकेशन और डिवोशन जरूरी है। हमको हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम होने चाहिए। कुछ लोग फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ने में बहुत याद रहता है सबको, सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है। इन मराठी वी कॉल इट ब्रह्म मुहूर्त एंड देन देयर इज नो प्रॉब्लम, 4 बजे उठ के पढ़ो। और वो बच्चा रात को 2 बजे तक पढ़ता है। वो बोलता है कि यार रात को पढ़ाई करो तो शांति होती है, तो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ये दोनों में से कौन सा सही है? पेरेंट्स बोल रहे सुबह पढ़ो, बच्चा बोल रहा है शाम को पढ़ो, दोनों सही है।
हर एक का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी मेथड है पढ़ने की, और कोई भी गलत नहीं है जब तक वो रिजल्ट देती है, राइट। तो चलो आज का काम हम शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग के एडमिशन को लगने वाले स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे दोनों के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? जिसको इंजीनियरिंग करना है उसको क्या आना चाहिए? उसको मैथ्स आना चाहिए। ही शुड बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग के चारों साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, मैथमेटिक्स उसका कोर है। यू गॉट टू नो मैथमेटिक्स। और क्या होना चाहिए? और वो इंजीनियरिंग के डिटेल ब्रांचेस उसको धीरे 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 पहले से पता होनी चाहिए, सो दैट ही कैन एक्सप्लोर कि मुझे किस में करना है। कुछ बच्चे 12th स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी उनको मालूम नहीं मुझे कौन से ब्रांच में करना है इंजीनियरिंग। वी आर देयर टू हेल्प यू, बट there are number of new branches which are coming up nowadays. Last year की बात करेंगे, we have branches like artificial intelligence, we have branches like robotics, we have branches like mechatronics which is a mixed branch of mechanical engineering and electronics engineering. तो ये नए ब्रांचेस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये ब्रांचेस कौन कौन से कॉलेजेस से कब तक कब से है, उनका प्लेसमेंट क्या है। धीरे धीरे ये सब रोल आउट होता चलेगा। ये ब्रांचेस के बारे में, यानी आई हैव स्पोकन अबाउट द एंड रिजल्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर। हम कहाँ हैं? हम 10th स्टैंडर्ड में हैं। हम 10th से 11th में जाना चाहते हैं, साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और ये कोर्स करना चाहते हैं। वो कोर्स हम कौन कौन से तरीके से सलीके से कर सकते हैं? देयर आर नंबर ऑफ वेज। इंजीनियरिंग करने का नेशनल लेवल पे जो तरीका है, नेशनल पैटर्न जो है, नेशनल लेवल एंट्रेंस जो होती है, दैट इज रेफर्ड टू एज जेईई। कुछ लोगों को जेई का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम, सिर्फ जेई देनी है। दूसरा तरीका जो है वो स्टेट लेवल एंट्रेंस होती है, जिसका नाम है महाराष्ट्र में MHT CET। और तीसरा तरीका है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। उसमें हम आज समय मिला तो दो इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, और दूसरा नाम है VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों के बारे में बात करेंगे अगर समय है तो। चलिए बात करते हैं कि एज आई टोल्ड यू पिच मालूम होना चाहिए, हाउ इट विल बिहेव लाइक आफ्टर 10 ओवर्स मालूम होना चाहिए। सो एवरीथिंग विल बी टोल्ड। जेई नाम की जो एग्जाम होती है उसका सिलेबस पहले मालूम होना चाहिए। सो द सिलेबस of this examination is 11th and 12th, दोनों साल का। You have never ever been subjected to an entrance which is 2-year course based, multiple choice question based. So all these examinations are MCQ based to start with, that is multiple choice question based। थोड़ा वेरिएशन आएगा, जब बताऊंगा जब वेरिएशन आएगा। सो ये जो जेई नाम की एग्जाम है, इसका सिलेबस 11th एंड 12th का NCERT का सिलेबस है, यानी CBSE का सिलेबस है। इसका सिलेबस जो है वो CBSE का सिलेबस है। इस साल की बात करता हूं। ये एग्जाम अभी ह्यूमन रिसोर्स का जो अपना डिपार्टमेंट है उसने साल में 4 बार लेने की सोची है। आप जब 12th में जाओगे, 12th की एग्जाम देने दोगे, तो फेब, मार्च, अप्रैल और मई, इफ यू आर अ बैच which is going to appear for example in 2023, then in 2023 फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने में ये एग्जाम होगी 4 टाइम्स। फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, 4 बार 11th और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर बेस्ड। कैसी होगी ये एग्जाम? दिस इज CBT, वी कॉल इट। CBT का मतलब, कुछ लोग इसको दूसरा नाम देते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वी कॉल इट CBT। उसमें दो है। CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब समझो,
2 साल बाद 3 साल बाद इसमें क्या चेंज आने वाला है ये भी अभी बता के रखता हूँ। सीबीटी का मतलब तुम्हारा जो पेपर है वो ऑनलाइन तुमको तुम्हारे समय पे मिल जाएगा, जो प्री डिटरमाइंड होगा। आपको ओपन करना है, वो पेपर के क्वेश्चन सेट होंगे, वो आपको कंप्यूटर से एक एक आएगा, आपको टिक करना है। सही आया तो आई एक्सप्लेन यू +4, गलत आया तो -1, एंड दैट्स इट। तुम्हारा पेपर वहां कंप्यूटर में है पहले से, आपको जाके उसको खोलना है, सॉल्व करना है, वापस डाल देना है। दिस इज सीबीटी। इसके आगे का सोचो। आई टोल्ड यू अबाउट अ ब्रांच कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस ब्रांच का एक बड़ा अहम हिस्सा यहाँ बाद में प्ले करेगा। क्या बता के रखता हूँ, फिलहाल तो ये सीबीटी हो रहा है। 3 साल बाद 2 साल बाद ये प्रोजेक्शन है कि ये सीबीटी के जगह पे ये सीबीटी की एग्जाम ना कंडक्ट करते हुए ये एआई बेस्ड एग्जाम होगी। एआई बेस्ड का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और वो सपोज डिफिकल्टी लेवल है ए बी सी और डी, पहला क्वेश्चन उन्होंने बी लेवल का दिया, आपको सॉल्व करते आया, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट सर्वर से आएगा सी टाइप का और डिफिकल्ट, सी टाइप का भी आपने सॉल्व कर दिया, अगला क्वेश्चन डी टाइप का आएगा और भी डिफिकल्ट, और अगर आप डी टाइप का भी सॉल्व कर देते हो तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइप आगे उन्होंने अगर कुछ रखी है तो ई टाइप का क्वेश्चन आएगा, ग्रेडिंग होगा। लेकिन अगर मैंने बी ए टाइप का क्वेश्चन दिया, मुझे मैंने सॉल्व कर दिया सही तरीके से, बी टाइप का दिया, बी टाइप का सॉल्व किया, सी का आया, सी का मैंने गलत सॉल्व कर दिया, वापस नेक्स्ट क्वेश्चन बी टाइप का आएगा। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट which the HRD ministry is likely to take, let us say couple of years down the line, हो सकता है 2023 में वो implement हो जाए। सो फिलहाल ये सीबीटी हो रही है, ओके नो प्रॉब्लम। फिलहाल ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो रही है। कितने सवालात है, हाउ मेनी क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। सब्जेक्ट कौन से, यार ये भी मालूम होना चाहिए, ये यहाँ सबके लिए सब्जेक्ट भी मालूम होने जरूरी है। दिस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट्स है, और ये 3 सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आएंगे, इन ऑल कितने एमसीक्यूज आएंगे। सो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आएंगे 75, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 75। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको -1 मिलेगा, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ने कोई आंसर नहीं दिया, तो आपको 0 मार्क्स है। ओके, सो द एग्जाम इन टोटलिटी इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, इट इज ऑफ 300 मार्क्स, 75 into 4 that is 300 मार्क्स। इसमें चेंज होता है कि हाँ होता है, 2 साल पहले दिस वाज 90, दिस वर 90 एमसीक्यूज, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स आता था, अभी वो उन्होंने 25 कर दिया। उस 25 में कैसा डिवीजन है, पर सब्जेक्ट 25 एमसीक्यू, लेकिन 25 एमसीक्यू है क्या, नहीं, आई विल से 25 क्वेश्चंस। हाउ आर द क्वेश्चंस डिवाइडेड, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे अगर आपका सही आता है तो +4, गलत आता है तो -1, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली ओवर हियर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू है 74, 29 ऐसा आंसर आएगा। इफ यू गेट इट रॉन्ग नो मार्क्स आर डिडक्टेड एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। ओके, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस, अरे ये 11th लिखना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का 40% आता है और 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का 60% आता है। डिफिकल्टी लेवल कैसे आती है, हाउ इज द डिफिकल्टी लेवल, द डिफिकल्टी लेवल वी आर एनालाइजिंग सिंस लास्ट 10-15 ईयर्स नाउ। जब से जेई शुरू हुआ है, उससे पहले एआई ट्रिपल ई नाम की एग्जाम हुआ करती थी, इसी को रीनेम किया उन्होंने, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तब से हम देखते आ रहे हैं क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होता है क्या, और हमको मालूम होना चाहिए कि हमको सॉल्व करते आएगा क्या। See we have a bottom line, a very interesting bottom line, कि the question paper is not simple, neither it is difficult.
what you are supposed to do is 40% of the questions are simple, 60% are difficult. The skill is, what is difficult is choosing those 40% simple questions. 40% सवालात जो डिफिकल्ट है, सॉरी सिंपल है, उसको चूज करना कि हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, वो डिफिकल्ट है। बच्चे सॉल्व करना शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, नहीं, दैट्स द रॉन्ग वे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, वो आएगा। नहीं तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे 10 मिनट आपने दे दिए, अरे इसके लिए टोटल टाइम कितना है, इसके लिए टोटल टाइम है 180 मिनट्स, और अगर 10 या 15 मिनट आपने एक ही क्वेश्चन में लगा दिए तो चेक करो आपको कितना प्रॉब्लम आएगा। 75 into 2 is 150, राइट? सो 2.5 मिनट है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, और अगर आपने एक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया उसमें 10 मिनट लगा दिए तो शायद आखिरी वाला क्वेश्चन है जिसको शायद 1 मिनट लगे, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। So what is difficult is choosing the simple question. Finding out the simple question is difficult. That's the key for this JEE based exam. Fine. आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होगा? तो ये जो JEE की एग्जाम है, ये फर्ज करो कि कितने लोग देते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये JEE की एग्जाम लगभग 10 लाख लोग देते हैं, समझ के चलो 10 से ज्यादा ही है, लेकिन 10 लाख स्टूडेंट्स will give this JEE exam, right? What happens next? पहले 2.25 लाख, 10 लाख से ज्यादा है, जस्ट आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूं मैं, पहले 2.25 लाख स्टूडेंट्स चूज किए जाते हैं, 2.25 लाख स्टूडेंट्स। बाकी के स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट फेज, वी कॉल इट जेई एडवांस। ये जो फेज है इसका, इसको बोला जाता है जेईई मेंस। और पहले 2.25 लाख बच्चे, 15 लाख दिए तो भी 2.25 लाख ही है, ये मेरिट डिसाइड किया जाता है और उनके लिए होती है एग्जाम, उसको कहते हैं जेईई एडवांस, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इस जेईई एडवांस नामक एग्जाम से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और उस मेरिट लिस्ट से 10 से 15,000 स्टूडेंट, लेट अस से 10,000 के आसपास, ये 15,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट इनटू आईआईटी। 2 साल में 15,000 के आसपास आईआईटी की टोटल स्ट्रेंथ चली जाएगी। तुम बोलोगे ये क्या हिसाब किताब है, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 2.25 लाख बच्चे जो है पहला उनका जेई एडवांस हो, उसमें से 15,000 बच्चे सिर्फ आईआईटी में गए, डिफरेंस कितना है इनका? तो ये तो डिफरेंस छोड़ दो, 8 लाख के आसपास का है, 7,75,000 एग्जैक्टली। 15,000 चले गए, अगेन सी द डिफरेंस, 25 भी चले गए तो भी 2 लाख बचते, 2 लाख बच्चे बचते, वो कहाँ जाएंगे? सो दे आर एब्सॉर्ब्ड इन वेरियस अदर कॉलेजेस like IISc, Indian Institute of Sciences, Bangalore, त्रिवेंद्रम में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये बच्चे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से वाले? ये 2.25 लाख में से अपर एंड वाले, ये एडवांस में से, सो 15,000 के आसपास है। इज इट डिफिकल्ट? सो वंस यू गेट थ्रू जेई मेंस, देन दिस इज मच डिफिकल्ट। We will talk about this exam later. Now, with this basic idea, the next question which you will ask कि कितने मार्क्स आएंगे तो इसमें से हम यहाँ पे जा सकते हैं। So this calculation will be explaining to you and your parents, because there are number of factors involved in it. You are a boy or a girl, you come from open category or you come from reserve category, सबका अलग अलग मेरिट बनता है, ओपन का अलग बनता है, ओबीसी का अलग बनता है, एससी का अलग बनता है, एसटी का अलग बनता है, एंड सो ऑन। सो उसके रिजर्वेशन में नहीं जाएंगे। ये एग्जाम कैसे होती है, ये पिच है पूरा, आई एम एक्सप्लेनिंग, ऐसा ऐसा एग्जाम पैटर्न ये होता है। लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट बोर्ड एंट्रेंस नाउ। You can definitely send across the doubts which you have, will be definitely answering them in 1 or 2 sessions later on. MHT CET के बारे में बात करते हैं। MHT CET का सिलेबस क्या है? MHT CET का सिलेबस है वापस वही 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे कौन सा सिलेबस है? स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी HSC, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये फिलहाल एक ही बार हो रही है,
It is conducted in the month of May. This is also CBT, that is online. अभी तक इसका वो पैटर्न नहीं हुआ है which we call as artificial intelligence. सबका पैटर्न सेम रखा है मैंने, so that there is no problem whatsoever in understanding it. You can take the pick of it later on. इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि वो जो वहाँ लिखा है उसका पैरेलल मुझे यहाँ लिखना है. I'll shift this over here if we have time. Now what happens is, what is the syllabus? What are the subjects? The subjects are again P, C and M. The subjects are again physics, chemistry and mathematics. Okay. Now I have told you कि 40% 60% वहाँ पे, वैसे ही पैटर्न में यहाँ भी बताऊंगा. यहाँ पे there are how many MCQ, the questions 75. यहाँ पे how many questions are there? There are 150 questions. If you get it right, then if it is physics or chemistry, you get +1. If it is a maths paper, you get +2. How many questions? 50 MCQs of physics, 50 MCQs of chemistry and 50 MCQs of maths. If you get it wrong, that's very interesting now. There is no negative marking. There is no negative marking. इसलिए हम यहाँ बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट सॉरी अगर आप अटेम्प्ट करोगे और रॉन्ग आएगा आंसर तो यू विल गेट -1. लेकिन हम यहाँ बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ मार्क करके रखो, बिकॉज इवन इफ यू गेट इट रॉन्ग इट्स 0. Here the multiplicand is 1 mark for correct answer, so 50 MCQs. यहाँ multiplicand is 150. Maths में multiplicand is 2. The addition is 200. So 150 MCQs and the number of marks are 200. 100 marks maths, 50 marks physics and 50 marks chemistry. यहाँ it is equal distribution. यहाँ the distribution is not equal. Here all MCQs, no numerical pattern. ये जो यहाँ ऐसा है 20 MCQs and 5 numerical, फिलहाल तो it's altogether MCQ based. It's in totality MCQ based. Then how much percent of 11th? 11th is 20% and 12th is 80%. 4-5 साल पहले अगर कोई आपका पहचान का है, आपका भाई बंधु है या चाचा भतीजा है या कोई भी है जो बोल रहा है कि 11th को ध्यान मत दो, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करो सीईटी हो जाएगा, नाउ इट्स नॉट द केस. 2 साल से वी हैव दिस पैटर्न. 11th स्टैंडर्ड से ही सीईटी हो जेई हो काम शुरू करना पड़ता है. This is 20% of 11th standard and 80% of 12th standard. How much time? The time is 180 marks. 180 minutes. Marks नहीं बाबा, 180 minutes. 3 hours का पेपर. याद रखिए आप जो कुछ पढ़ाई अगले लगभग 750 दिनों में करने वाले हैं, उसका फैसला सिर्फ 3 घंटे में होने वाला है. You are supposed to make sure that you are absolutely physically, mentally, psychologically fit. 2 साल की मेहनत 3 घंटे में काम में आती है. Okay, there is no re-exam, no repeated exam like JEE. It's only once. Okay, then again the question is the same. क्या इसमें पास हो गए? अब भाई पास हो गए यानी क्या हो गया? So from this where you get the admission to? Okay, वे यहाँ और एक चीज है NIT में एडमिशन, दैट इज समथिंग विच विल बी मोर व्हाट यू कैन से प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. धीरे धीरे बराबर समझ में आएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्कोर के ऊपर हमको कहाँ एडमिशन मिलती है, कैसे मिलती है. इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेयर करंटली 1.75 lakh engineering seats are there, you are going to get admission in the engineering colleges in the state of Maharashtra with the help of this examination. How? Let us talk about this. If you have an engineering college,
How many types of engineering colleges are there? There are three types. First, autonomous. Second type, government. Third type, private. The autonomous colleges have the freedom to decide their syllabus, and the syllabus is aligned with the latest syllabus, yeah, latest workforce which is needed for the industry. COEP, Cummins, VIT, VJTI, ICT, these are all the autonomous colleges. Nanded, SGGS Nanded, these are the autonomous colleges. Please understand, these are the topmost colleges in our state, and इसके पूरे के पूरे 100% admission, 100% admission, they are CET based. सिर्फ और सिर्फ CET based है, right? Then we have government colleges. Now the government colleges will have 85% seats coming from CET and 15% seats coming from JEE. ये जो बच्चे 2.25 लाख यहाँ की बात कर रहा था मैं, those who go from mains to advance or those who don't get from mains to advance can apply for this 15% quota, that's called as central quota, and 85% quota, that is called as the state quota. सो गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है? पूना यूनिवर्सिटी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो यहाँ से पूना जाते वक्त अवसारी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ दिस गवर्नमेंट कॉलेज इज देयर. ओके, सो 100% ऑफ द ऑटोनॉमस सीट्स आर थ्रू सीईटी. गवर्नमेंट कॉलेज के 85% सीट्स आर थ्रू सीईटी एंड 15% आर थ्रू जेई. प्राइवेट कॉलेज, फॉर एग्जांपल इन नासिक वी हैव 17 प्राइवेट कॉलेजेस. प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? प्राइवेट कॉलेज में 65% सीट्स आर थ्रू सीईटी, then 15% are through JEE, and remaining 20% are management quota. Remaining 20% is the management quota, right? So please understand, whatever score you get in this exam is not in terms of the marks, it is converted, normalized into percentile. Percentile, हमेशा पेरेंट्स पूछते परसेंटेज और परसेंटाइल सेम है ना? नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस between percentage and percentile, but if I start putting everything together, it will be difficult for everyone to assimilate. So slowly and gradually, as I told you, we'll unfold this, but please understand it's percentile based admission, and that percentile is converted to SML, state merit list number, and depending upon your state merit list number, you are supposed to fill an option form of 300 choices with college and branch, and you get into autonomous, government or private colleges on the basis of it. Okay, और एक मैंने लिख के रखा था लेकिन यहाँ शायद अभी जगह नहीं है और समय भी नहीं है. The third type is, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाता हूँ, this is the private universities. I was talking about, एक था बिट्स था शायद और दूसरा था VIT. ये जो कॉलेजेस है, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वो खुद की अपनी एंट्रेंस लेते हैं. और फॉर एग्जांपल इन बिट्स देयर इज नो रिजर्वेशन, ओपन मेरिट है. ओके, फॉर एग्जांपल ओवर हियर OBC, SC, ST ओपन, यू हैव डिफरेंट मेरिट्स. यहाँ देयर इज नथिंग लाइक दैट. बिट्स एग्जामिनेशन is an online examination and conducted in a different manner. The speciality of this BITS examination is you have n number of MCQs, and if you attempt all the MCQs you will get some bonus MCQs. जैसे कि अभी इस साल, हर साल चेंज होता है पैटर्न. मैं इस साल के बिट्स के एग्जाम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ. बिट्स का जो एग्जाम था इस साल,
उसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी था, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं वो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी था। और बिट्स में जिसको फार्मेसी करना है उसको बायो भी एग्जामिनेशन देना पड़ता है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन टू एवरीवन, and if you want to get into engineering or MSc mathematics type of courses, you have to blend it with mathematics. If you want to go into pharma type of courses in bits, you have to go in for bio, logical reasoning और English भी bits के पेपर में होता है। जबकि वीआईटी के पेपर के, वीआईटी की खासियत क्या है, जैसे बिट्स की खासियत है कोई रिजर्वेशन नहीं है, वैसे वीआईटी की खासियत क्या है, वीआईटी की खासियत है उसका फी स्ट्रक्चर। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपकी फी कम है, जैसे जैसे आपके मार्क्स नीचे उतरते हैं वैसे फीस बढ़ते जाती है। ओके, कभी इन डिटेल एक एक लेक्चर सिर्फ बिट्स के ऊपर, सिर्फ वीआईटी के ऊपर दूंगा मैं। वीआईटी का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है सेम है, इट इज ऑनलाइन बेस्ड, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यस, बिट्स का और एक इंटरेस्टिंग है, इफ यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन यू गेट सम बोनस क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग है लेकिन बिट्स में। वीआईटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वीआईटी में द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 125, 1 मार्क पर क्वेश्चन है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ यहाँ भी इंग्लिश भी होता है और एप्टीट्यूड भी होता है। तो इसको थोड़ा मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, टेक अ नोट ऑफ दिस, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू इज, तुम्हारी 2 साल की जर्नी शुरू होने से पहले आपको उसका डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग ऑन टू अ बस स्टॉप सेइंग कि अगर किसी ने पूछा कहाँ जाना है तो दुख देखूंगा पहली बस आएगी उससे चला जाऊंगा, डजंट मेक एनी सेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको कहाँ पहुंचना है। और ये जो है, ये वो पहुंचने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो जरूरी मैंने आपको दे दिया है आज। और फिर इस डेटा का कुछ पार्ट जो है आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे उसके डिटेल बताते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका भी थोड़ा डिटेल बाद में बताया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा हुआ कि इंजीनियरिंग की एडमिशन और एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हम इसके बाद शुरू करेंगे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्टडीज। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कैसे करना है, क्या करना है। हमारे अगले लेक्चर में जब कभी ये करियर बेस्ड लेक्चर होगा, कुछ और करियर के बारे में बात करेंगे। मुझे करनी है आपसे कुछ करियर के बारे में बात, जैसे कि मैं आई रियली रियली वांट सम गाइज टू गेट इनटू आर्म फोर्सेस, एनडीए है या पीसीएम एंट्रीज है उसके थ्रू, आर्किटेक्चर नाटा के थ्रू, होटल मैनेजमेंट एचएमसीटी हम जिसको कहते हैं उसकी अलग से एंट्रेंस होती है। ऐसे अलग अलग एंट्रेंस के बारे में, जैसे आज 2 एंट्रेंस के बारे में बात की है, वैसे अलग अलग एंट्रेंस के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। आशा करते हैं आपको एक थोड़ा सा इंसाइट तो आया होगा। और जैसे एक चाइनीज प्रॉवर्ब है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। आज हमने पहला कदम उस जर्नी में रखा है और अगले 750 725 दिन जो भी हम साथ में रहेंगे, हम डेफिनेटली आपकी चुनी हुई मंजिल तक पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ आज का लेक्चर, आज का सेशन खत्म कर दे। थैंक यू गाइज एंड गर्ल्स फॉर योर टाइम्स एंड हैव अ ग्रेट डे।